जरा सोचिए कि किसी दिन सुबह अचानक नींद खुले और पता चले कि बाजार में जो खाने पीने की चीजें हैं ना, उनके दाम रातों रात दुगने हो गए हैं। और वो भी किसी बाढ़ या सूखे की वजह से नहीं। बिल्कुल, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर समुंदर के एक बहुत ही संकरे से रास्ते में कुछ जहाजों का रास्ता रोक दिया गया है। मतलब सुनने में अजीब लगता है ना? अजीब तो है, लेकिन आज की सच्चाई यही है। हाँ, तो आम तौर पर हमारी धारणा क्या होती है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो एक बहुत ही परफेक्ट मशीन की तरह काम कर रहा है, जहां एक देश में सामान बना और बस बिना किसी रुकावट के दूसरे देश पहुंच गया। लेकिन आज के समय में वो जो मशीनरी है ना, जिसके भरोसे हम सब बैठे थे, हाँ, वो मशीनरी अब पूरी तरह से टूट चुकी है। सही कहा। और यही हमारे आज के इस नए और काफी गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। हम आज सी रंगराजन और एन.आर. भानुमूर्ति के लिखे गए एक बहुत ही विस्तृत लेख को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये जो हालिया विवाद हुए हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का हो या फिर अमेरिका इजराइल ईरान का, इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, मतलब उस नियमों पर आधारित व्यवस्था को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। बिल्कुल खत्म कर दिया है। और इस रिसर्च में लेखकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी साफ कर दूं कि हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेफ्ट विंग या राइट विंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम बस सोर्स मटेरियल के जो प्योर इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक आंकड़े हैं ना, उनको आपके सामने रखना है। तो लेखकों का तर्क ये है कि आज की दुनिया अब मक्खन से ज्यादा बंदूकों को तरजीह दे रही है। मक्खन से ज्यादा बंदूक, बिल्कुल सही। मतलब देश अब शांति और व्यापार पर फोकस करने के बजाय अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और इस पूरी चर्चा का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि इस नई दुनिया में, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रूल चल रहा है, वहां भारत जैसी इकोनॉमी का क्या होगा जो आयात पे इतनी ज्यादा निर्भर है। मतलब भारत को अब अपनी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता कैसे बचानी होगी, ये जानना है। तो चलिए पुरानी व्यवस्था के टूटने से ही शुरू करते हैं। दशकों से ना पूरी दुनिया वो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी पर चल रही थी। हाँ, वो थ्योरी की जिसमें आप अच्छे हैं वो बनाइए। एग्जैक्टली मतलब अगर एक देश माइक्रोचिप बनाने में एक्सपर्ट है और दूसरा देश सिर्फ गेहूं उगाने में, तो दोनों को वही करना चाहिए, फिर आपस में ट्रेड कर लो। लेकिन ये थ्योरी तो इस भरोसे पर टिकी थी ना कि व्यापार कभी रुकेगा ही नहीं। तो क्या डेवलपिंग देशों ने इस आपसी निर्भरता को शांति की गारंटी मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी? देखिए, इतिहास को पीछे मुड़कर देखना हमेशा आसान लगता है। उस समय, खासकर कोल्ड वॉर के बाद वाले दौर में, यही सबसे लॉजिकल कदम लग रहा था। सबको लगता था कि अगर दो देश आर्थिक रूप से एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं, तो वो लड़ेंगे ही क्यों? दोनों का नुकसान होगा ना उसमें तो। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ यही निर्भरता एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई। आज क्या हो रहा है कि व्यापार को ही एक हथियार बना लिया गया है। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड कह लीजिए इसको। मतलब अब हराने के लिए मिसाइल नहीं दागनी है, बस सप्लाई चेन ब्लॉक कर दो। बस सप्लाई चेन ब्लॉक कर दो और काम हो गया। देखिए, अमेरिका ने जो हाल ही में यूनिलैटरल या एक तरफा टैरिफ्स लगाए हैं, वो इसी शस्त्रीकरण का हिस्सा है। और लेखकों ने साफ कहा है कि इन एक तरफा फैसलों ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो बड़े संस्थान थे ना, उनको पूरी तरह से पंगु बना दिया है। जब बड़े देश ही नियम नहीं मानेंगे, तो ये संस्थाएं क्या ही कर लेंगे? वही बात है। और यहाँ पर ना वो जो ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट्स होते हैं, उनका रोल सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे लेख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट का बहुत जिक्र है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, अब इसको ऐसे समझिए। स्वेज नहर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है। स्वेज नहर जो है, वो इंसानों की बनाई हुई एक कृत्रिम नहर है। मतलब वहां प्रॉपर टोल टैक्स और नियम वगैरह होते होंगे। बिल्कुल, वहां संधियां हैं, एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो एक प्राकृतिक समुद्री रास्ता है। वो दो जमीनों के बीच से कुदरती तौर पर गुजरता है। अच्छा, तो इसका मतलब वहां कोई नियम ही नहीं है? जो देश ताकतवर है बस वो अपनी मनमानी कर सकता है? एग्जैक्टली, यही हो रहा है। जब बड़े देश या उनकी जो नौसेनाएं हैं, वो इस तरह के नेचुरल रास्तों पर कब्जा जमा लेती हैं या कमर्शियल जहाजों को रोकती हैं, तो ये सीधे सीधे इंटरनेशनल लॉ पर हमला है। बाप रे, ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए किसी ने अपना घर बनवाया और ये सोचकर अपना किचन बहुत छोटा रखा कि यार पड़ोस की बेकरी से तो रोज ताजी ब्रेड आ ही जाएगी। हाँ, पैसे ही हो जाएगा, दोनों बचा लिया। वही तो।
और एक दिन अचानक गली के कुछ गुंडों ने उस बेकरी तक जाने वाला इकलौता रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अब ना तो उस इंसान के पास ब्रेड आ रही है और ना ही घर पर खाना बनाने का कोई जुगाड़ है। ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। और यही वो पॉइंट है जहां भारत की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। कैसे? देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तो उससे भी कहीं ज्यादा सिर्फ खाड़ी देशों से मंगवाता है, और ये सारा का सारा ईंधन उसी संकरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। तो वहां अगर हल्की सी भी खटपट हुई तो सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, हमने तो इस खतरे को भांप लिया था ना। जब रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो भारत ने अपनी निर्भरता बांटने के लिए रूस से सस्ता तेल लेना शुरू कर दिया था। कागज पर तो ये बहुत स्मार्ट मूव लगता है, एक रास्ता बंद तो दूसरे से ले आओ। देखिए, कागज पर यह कदम बिल्कुल सही था और काफी स्मार्ट भी था, लेकिन प्रैक्टिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती ना। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत आई? दिक्कत यह आई कि जब भारत ने रूस के साथ ट्रेड बढ़ाया तो अमेरिका ने क्या किया, रूस के साथ व्यापार करने वाली संस्थाओं पर 25% तक के भारी टैरिफ लगा दिए। और सिर्फ टैरिफ नहीं, एक पूरा वित्तीय प्रतिबंधों का जाल बिछा दिया। ओ, मतलब सैंक्शंस लगा दिए। हाँ, सैंक्शंस। अब होता क्या है कि आप सिर्फ तेल थोड़ी खरीद रहे हैं, आपको उस तेल को लाने वाले जो जहाज हैं उनका इंश्योरेंस करवाना है, पेमेंट इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू करनी है। और वो बैंक्स वेस्टर्न देशों के कंट्रोल में हैं। बिल्कुल। जब वो लोग इन फाइनेंशियल सिस्टम्स को ब्लॉक करते हैं ना, तो भारत के लिए पेमेंट करना और सप्लाई चालू रखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगा हो जाता है। लेखकों ने इसी को हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोला है। मतलब आप कहीं से भी लाओ, आपको एक्स्ट्रा कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। खाड़ी देशों से लाओगे तो हॉर्मोज का रिस्क, और रूस से लाओगे तो अमेरिका के सैंक्शंस का रिस्क। सही पकड़े आप। लेकिन मैं यहाँ ना थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। आमतौर पर जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार चलो बस पेट्रोल पंप पर तेल महंगा हो जाएगा या फिर ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, यही सोचते हैं लोग। हाँ, लेकिन इस लेख में एक बहुत ही सीरियस टर्म यूज हुआ है, एनर्जी टू फूड का संकट, मतलब ऊर्जा से लेकर भोजन तक का संकट। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई तेल की कीमत का सीधा असर हमारी थाली के खाने पर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है, और ये ना एक बहुत ही खतरनाक चेन है जिसको समझना जरूरी है। देखिए, जब हम एनर्जी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पेट्रोल डीजल आता है। हाँ, वही आता है। लेकिन नेचुरल गैस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब भारत की जो खेती है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। यूरिया वगैरह। बिल्कुल, यूरिया। और यूरिया बनाने के लिए जो सबसे मुख्य कच्चा माल चाहिए वो है प्राकृतिक गैस। अरे हाँ, तो मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कुछ भी तनाव हुआ तो नेचुरल गैस की सप्लाई रुकेगी और उसके दाम आसमान छूने लगेंगे। एकदम सही। और गैस महंगी हुई तो यूरिया बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। अब किसान को वो फर्टिलाइजर बहुत महंगे दाम पर लेना पड़ेगा। उसके बाद खेतों में जो ट्रैक्टर चलते हैं या पानी के पंप चलते हैं उनके लिए डीजल चाहिए, जो पहले ही महंगा हो चुका है। बाप रे, ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है। फसल कटने के बाद जब उसको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो जो बिजली लगेगी वो भी उसी महंगी गैस या कोयले से आ रही है। और लास्ट में उसको ट्रकों में लादकर मंडी तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया। तो इसका मतलब एनर्जी महंगी होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होना नहीं है। खेत से लेकर हमारी थाली तक जो अनाज का एक एक दाना आ रहा है ना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्कुल, यही है वो एनर्जी टू फूड का ट्रांसमिशन। जब ग्लोबल ट्रेड का स्ट्रक्चर टूटता है तो उसका सीधा असर आम इंसान के किचन के बजट पर पड़ता है, सिर्फ कंपनियों के प्रॉफिट पर नहीं। ये सच में आंखें खोलने वाला पॉइंट है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि इस आधी अधूरी और अनसर्टेन सी दुनिया में भारत जैसी इकोनॉमी बचे कैसे? मतलब हम रातों रात अपना तेल तो जमीन से निकाल नहीं निकाल सकते। इसीलिए लेखकों ने एक बहुत ही क्लियर 3 टियर स्ट्रेटेजी या 3 स्तरीय रणनीति सुझाई है। अच्छा, वो 3 कदम क्या है? सबसे पहला कदम है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। मतलब भारत को किसी एक जियोग्राफिकल इलाके पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज की डेट में भारत लगभग 41 अलग अलग देशों से अपनी ऊर्जा की सोर्सिंग कर रहा है। 41 देश? हाँ, ताकि अगर किसी एक इलाके में जंग छिड़ जाए तो पूरी सप्लाई ठप ना हो। लेकिन यहाँ मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है। 41 अलग अलग देशों के साथ सप्लाई चेन मेंटेन करना कोई मजाक तो है नहीं? मतलब हर देश के अपने रूल्स हैं, अलग करेंसी है, पॉलिटिकल पंगे हैं। क्या इतने सारे देशों के साथ ट्रेड करने से हमारी ब्यूरोक्रेसी और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी?
मतलब एक मुसीबत से बचने के लिए हम दूसरी मुसीबत मोल ले रहे हैं। देखिए, लागत तो बढ़ेगी। ये वही हाई कॉस्ट सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे थे। आज के टाइम पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है ना, वो एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसके अलावा भारत इन सप्लायर्स के साथ फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है? ये फ्यूचर के रिस्क को कम करने का एक फाइनेंशियल टूल है। ऐसे समझिए, मान लीजिए आज तेल की कीमत $70 प्रति बैरल है। ठीक है। भारत किसी देश के साथ डील करता है कि भाई हम अगले 1 साल तक इसी फिक्स $70 के रेट पर तेल खरीदेंगे। अब कल को कोई वॉर हो जाए और कीमत $100 पहुंच जाए, तब भी भारत को वो तेल $70 में ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो सप्लायर झेलेगा। अच्छा, लेकिन अगर कीमत गिरकर $50 हो गई तो भी भारत को $70 ही देने पड़ेंगे। ओ, मतलब ये तो एक तरह का गैम्बल हो गया। गैम्बल है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ना, कीमतों को स्टेबल रखना सस्ता तेल खरीदने से ज्यादा जरूरी होता है। समझ गई। ये तो बात हो गई कि सामान कहाँ से और कैसे आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही भयंकर ग्लोबल क्राइसिस आ गया जिसने एक साथ कई सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, तब तो ये 41 देश और अग्रीमेंट सब धरे के धरे रह जाएंगे ना। फिर हमारा बैकअप प्लान क्या है? वहीं पर इस रणनीति का दूसरा कदम काम आता है, रणनीतिक भंडार या बफर बनाना। बफर? जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो देशों को कहती है कि आप कम से कम 90 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व अपने पास रखिए। लेकिन इस लेख में लेखकों ने जापान मॉडल की तरफ इशारा किया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। जापान मॉडल क्या है? जापान, जो खुद ऊर्जा के आयात पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो अपने यहाँ 200 दिन से ज्यादा के घरेलू इस्तेमाल के बराबर पेट्रोलियम का रिजर्व रखता है। 200 दिन? बेट में इस आंकड़े को थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश करियो। ये तो वैसा हो गया ना कि किसी गाड़ी में आपने एक बहुत ही भारी और महंगा सा शॉक एब्जॉर्बर लगा दिया हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब गाड़ी भारी हो जाएगी, माइलेज कम देगी, लेकिन जब आप किसी बहुत गहरे गड्ढे में गिरेंगे ना, तो वो गाड़ी को टूटने से बचा लेगा। पर 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए 200 दिन का तेल स्टोर करना, इसके लिए तो मतलब जमीन के नीचे बड़ी बड़ी नमक की गुफाएं बनानी पड़ेंगी, करोड़ों बैरल तेल पंप करके रखना पड़ेगा, और उसमें अरबों डॉलर हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या ये पैसा हम स्कूल या अस्पताल बनाने में नहीं लगा सकते? ये कितना महंगा सौदा है। महंगा है और बहुत दर्दनाक भी है फाइनेंशियली। यही तो आज की जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कीमत है। लेकिन आप इसके ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचिए। ऑल्टरनेटिव? अगर कल को सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो क्या होगा? पूरा ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा, पावर कट्स हो जाएंगे, और लास्ट में पूरे देश में भुखमरी या खाद्य संकट आ जाएगा। बाप रे। वो जो नुकसान होगा ना, वो इस रिजर्व को बनाने के खर्चे से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए लेखकों का इतना जोर है कि भाई भारत को सिर्फ तेल का ही नहीं, बल्कि फर्टिलाइजर और अनाज का भी इसी लेवल पर बफर बनाना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया है, इसमें खुद को सेफ रखना सस्ते व्यापार से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ना, मुझे लग रहा है कि अलग अलग देशों से तेल मंगाना या जमीन के नीचे भंडार जमा करना, ये तो टेम्पररी फिक्स है। मतलब बीमारी के लक्षण दबा रहे हैं हम, इलाज कहाँ है? पक्का समाधान क्या है इसका? पक्का समाधान है इस रणनीति का तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब हमें हमेशा के लिए इस फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के चक्कर से बाहर आना ही पड़ेगा। रिन्यूएबल्स की तरफ जाना होगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल स्पीड से नहीं, बल्कि मिशन मोड में। वैसे इसमें तो हमने काफी प्रोग्रेस की है ना। लेख में भी लिखा था शायद कि सोलर एनर्जी अब हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 25% हो गई है। ये तो काफी अच्छा नंबर है। नंबर अच्छा है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि सूरज 24 घंटे तो चमकता नहीं है, और हवा भी हमेशा एक स्पीड से नहीं चलती। तो ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए आपको बहुत सारी बैटरी चाहिए, जो कि अभी बहुत महंगी हैं। हाँ, बैटरी स्टोरेज तो महंगा है। इसीलिए लेखक ना एक ऐसे ऑप्शन पर जोर देते हैं जिस पर बात करने से अक्सर लोग कतराते हैं, और वो है न्यूक्लियर ऑप्शन, यानी परमाणु ऊर्जा। ओ न्यूक्लियर, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि देखिए, जब भी ग्रीन एनर्जी की बात होती है ना, तो दिमाग में बस वो चमकते ने सोलर पैनल ही आते हैं। न्यूक्लियर को लेकर तो लोगों में एक अजीब सा डर या हिचकिचाहट रहती है। डर रहता है, लेकिन लेखकों ने इसके लिए फ्रांस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। अच्छा, फ्रांस में क्या होता है? फ्रांस अपनी टोटल ऊर्जा की जरूरत का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ न्यूक्लियर पावर से पूरा करता है। 70%? जी हाँ, और इसी वजह से उनके पास एनर्जी को लेकर एक ऐसी ऑटोनॉमी है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। मतलब अगर फ्रांस की तरह हम भी 70% बेस लोड पावर न्यूक्लियर से बनाने लगें, तो सच में पूरा गेम ही बदल जाएगा।
फिर तो ये खाड़ी देशों की पॉलिटिक्स, हॉर्मुज का टेंशन या कोई भी वॉर हमारी पावर ग्रिड को हिला ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं हिला पाएगा। लेकिन वो जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं न्यूक्लियर के साथ, उनका क्या? देखिए, सेफ्टी कंसर्न्स पूरी तरह से जायज़ हैं। हमें फ्रांस की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाने होंगे, लेकिन जब आप इसको उस खतरे से कंपेयर करते हैं ना, जहां तेल की सप्लाई रुकने से देश के करोड़ों लोग भूखे मर सकते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। बेस लोड पावर के लिए वो सबसे रिलायबल है। बिल्कुल, वो बिना रुके लगातार भारी मात्रा में बिजली दे सकता है, जो हमारी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की सबसे बड़ी जरूरत है। तो अगर मैं इस पूरी डीप डाइव के जो मेन पॉइंट्स हैं, हाँ। उनको एक साथ रखूं, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। राइट। हम अब एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां गन्स ओवर बटर चल रहा है। राइट। देश अब ट्रेड की जगह हथियारों और अपनी सेफ्टी पर पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में भारत को एक बहुत ही सख्त क्या कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस या राजकोषीय अनुशासन रखना होगा, क्योंकि वो सस्ती चीजों वाला जो जमाना था वो तो गया, वो तो खत्म हो गया। दूसरा, हमें किसी भी बाहरी झटके से बचने के लिए जापान की तरह वो 200 दिन वाले विशाल रणनीतिक भंडार बनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी एनर्जी के लिए खाड़ी देशों पर से निर्भरता हटाकर सोलर और फ्रांस के मॉडल की तर्ज पर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ एक बड़ा शिफ्ट करना होगा। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। ये पूरी चर्चा यही दिखाती है कि जो दुनिया इतने दशकों तक ग्लोबलाइजेशन के पीछे भाग रही थी ना, वो अब रिवर्स गियर में है, आत्मनिर्भरता की तरफ भाग रही है। हाँ, अब सब बस खुद को बचाने की होड़ में लगे हैं। सही बात है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए ना मेरे दिमाग में एक विचार अटक गया है। मतलब अगर दुनिया का हर एक देश आपस में मिलकर चलने के बजाय बस अपनी अपनी बाउंड्री क्लोज करने लगेगा, खुद को सुरक्षित करने में लग जाएगा और बड़े बड़े भंडार जमा करेगा, तो क्या इससे सच में दुनिया में शांति आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, हम तेल और गैस के कंट्रोल से बचने के लिए सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर प्लांट लगा तो रहे हैं, लेकिन उन सोलर पैनल्स के लिए लिथियम, कोबाल्ट और वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो चाहिए। न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो जो देश आज तेल पे कब्जा करके दादागिरी कर रहे हैं, कल को कोई और देश इन नए खनिजों पे कब्जा करके बैठ जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम बस एक मुसीबत से निकलकर बिल्कुल वैसी ही दूसरी मुसीबत में जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात तो है। क्या फ्यूचर में हम तेल की बजाय सोलर के कंपोनेंट्स और यूरेनियम को लेकर बिल्कुल नए तरीके की रिसोर्स वॉर्स यानी संसाधन युद्ध देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में काफी गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।